सभी विद्यार्थियों का सिव्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। एक छोटा सा टॉपिक है यह तो बड़ा, लेकिन एक हम शॉर्ट तरीके से इसको पढ़ाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, जिससे अधिकांश एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स, क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। देखें, कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार का मैक्रोमॉलिक्यूल्स बृहदाणु है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 8 से 1800 डाल्टन के मध्य होता है। अगर हम अगली बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2nOn होल n, इसमें H और O का रेशियो 2 अनुपात 1 रहता है। H2O के सिमिलर कंडीशन है। इसका मेन सोर्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स का एनर्जी है, मेन सोर्स। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में जो कैलोरी होती है, कैलोरी की जो वैल्यू होती है वो 4.1 किलो कैलोरी होती है। अब ब्रेक डाउन से हम बात करें, जो फिलोजिकल कंडीशन वैल्यू है वो 4.0 किलो कैलोरी होती है। ध्यान रखना, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो वाटर में इनसॉल्यूबल हैं, लेकिन कार्बनिक यानी सॉल्यूबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन ये कार्बनिक विलायकों में विलय हैं। ठीक है, अब इसका वर्गीकरण देखें। कार्बोहाइड्रेट्स के 3 टाइप होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है 1 अणु, डाइसैकेराइड का मतलब होता है 2 अणु, और ओलिगोसैकेराइड का मतलब होता है 2 से लेकर 10 तक के अणुओं को हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। तीसरा है हमारा पॉलीसैकेराइड। इसमें पॉली का मतलब होता है अनेक, अनेक अणु पाए जाएंगे। अब हम पहला वाला देखें, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है? वाटर सॉल्युबल अर्थात जल में घुलनशील है। यूनिट ऑफ पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड की इकाई है। अब यहाँ एक शब्द आता है सैकेराइड। तो सैकेराइड शब्द बेटा सैकरोन शब्द से लिया गया है, और सैकरोन का अर्थ होता है मीठा। ठीक है, अब आगे हम बात करें, इनका जो टेस्ट होता है यानी स्वाद जो होता है वो कैसा होगा? मीठा। अब सैकरोन की बात मैंने पहले ही कर ली है। एग्जाम्पल देखें, ग्लूकोस, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस और मैनोस। ये जितने भी हैं, मैनोस है, गैलेक्टोस है, फ्रक्टोस है, ग्लूकोस है, ये सभी 6 कार्बन वाले अणु हैं। जबकि डीऑक्सीराइबोस, ऑक्सीराइबोस ये 5 कार्बन वाले अणु हैं। ये ध्यान रखना, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं और दोनों ही मोनोसैकेराइड है। ठीक है, आगे देखें। अब हाँ, एक बात और बतानी है कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है पहले कार्बन पे, जबकि फ्रक्टोस में कीटोनिक समूह पाया जाता है कौन से कार्बन में? दूसरे कार्बन पे। ये ध्यान रखना, ये पहचान होती है ग्लूकोज की और फ्रक्टोस की। फ्रक्टोस को देखिए, फ्रक्टोस नेचुरली स्वीटेस्ट, यानी कि नेचुरली जो जितना मीठा होगा उतना ही टेस्ट होगा, फ्रक्टोस का ये पहचान है। सैकरीन की बात करें, सैकरीन जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है, ना कि नेचुरल। फलों में जो मीठापन है वो फ्रक्टोस के कारण होता है, ना कि ग्लूकोज के कारण। ठीक है, अब हम देखें, ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड को चेक करें। डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड समझ में आ गया। ओलिगोसैकेराइड का मतलब हो गया कि 2 से लेके 10 तक के अणु। ठीक है, 2, 3, जैसे 1 मान लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, ऐसे करके 10 अणु तक हम डाइसैकेराइड यानी ओलिगोसैकेराइड कह सकते हैं। यानी क्या है डाइसैकेराइड? शॉर्ट में समझे हम, मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड तो क्या बन जाएगा? डाइसैकेराइड। और जब डाइसैकेराइड बन जाएगा तो इसमें से एक जल का अणु निष्कासित हो जाता है। ठीक है, निष्कासित क्या हो जाता है? जब मोनोसैकेराइड को जोड़ा जाए, फिर मोनोसैकेराइड को जोड़ा, डाइसैकेराइड बन जाए, जल का अणु बनेगा। दूसरा देखिए, कहाँ हमने एग्जाम्पल दिए थे, ग्लूकोज को जोड़ दिया जाए तो माल्टोस बनता है। ग्लूकोज को जोड़ दिया जाए तो माल्टोस मिलता है, और माल्टोस होता कहाँ है? ग्रेप्स में। किसमें होता है? ग्रेप्स में होता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ दिया जाए तो बन जाता है सुक्रोस। क्या हो जाता है? सुक्रोज। जो कहाँ पाया जाता है? शुगर केन, गन्ने में बात कर रहे हैं। देखिए, हमने फार्मूला लिखा, ये ग्लूकोज का लिखा, ये फ्रक्टोज का लिखा, और ये वाला फार्मूला बन गया C12H22O11। तो ये फार्मूला जो है डाइसैकेराइड का है। इसको हम माल्टोस भी कह सकते हैं, इसको हम सुक्रोस भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा
कि ये वाला ग्लूकोज है तो ये वाला फ्रक्टोज है, अगर ये वाला ग्लूकोज है और ये वाला भी ग्लूकोज है तो माल्टोज बनेगा। समझ में आया? एक बार फिर देखिए, ये ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है तो कौन बनेगा? माल्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज है तो क्या बनेगा? सुक्रोज। याद रखनी बातों को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ग्लूकोज और लैक्टोज हो जाए, ग्लूकोज और लैक्टोज हो जाए तो हम इसको क्या बना देंगे? ये कह देंगे गिलैक्टोज। क्या कह देंगे? गिलैक्टोज, मिल्क। आगे देखेंगे इसी क्रम में, मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मोनोसैकेराइड हैं वो आपस में जो बॉन्ड लगेंगे उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? उस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। 3 से, अब देखो हमने बात कही थी अभी, 3 से लेके 10 तक जो भी मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एलिगोसैकेराइड बनाते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड वाटर सॉल्युबल और स्वीटेस्ट होते हैं, है ना? कैसे होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं ओलिगोसैकेराइड। जैसे इसका एग्जांपल ले लें हम, रेफिनोज। रेफिनोज एक प्रकार का क्या है? ट्राइसैकेराइड है। इसका क्या है? ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज तो बन जाता है क्या? रेफिनोज। कितने अणु पाए जा रहे हैं? 1, 2 और 3, तीनों अणु मिलकर क्या बना दे रहे हैं? ट्राइसैकेराइड बना रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे करके आगे छोड़ते चले जाएंगे तो बन जाएगा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को देखिए, ध्यान से देखिए पॉलीसैकेराइड को। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? 10 या अधिक मोनोसैकेराइड, 10 से अधिक मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल, जल में घुलनशील होते हैं ये। टेस्टलेस, ये बात याद रखिए, इनका पॉलीसैकेराइड का कोई टेस्ट नहीं होता है। इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बात ठीक है, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल हम देखें, स्टार्च, जो ग्लूकोज बना जो पौधों में एकत्रित हुआ वो ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है। ग्लाइकोजन जंतुओं के शरीर में एकत्रित होता है। ग्लाइकोजन कहाँ एकत्रित होता है? जंतुओं के शरीर में एकत्रित होता है। कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, काइटिन की होती है ना? काइटिन की एक प्रकार क्या है? पॉलीसैकेराइड है। अगार अगार भी है। याद रखिए, यहाँ हमने जो बॉन्ड किया था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अब यहाँ पूछेगा स्टार्च में ये बॉन्ड कहाँ लगा होता है? देखिए दोबारा से ऊपर से देखिए, समझ में आएगा। α14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगा होता है स्टार्च को बनाने में। ध्यान रखना, स्टार्च को बनाने में α14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और ग्लाइकोजन जो बॉन्ड होता है वो α14 या एंड α16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगता है ग्लाइकोजन को बनाने में। याद रखिए, बॉन्डों को बहुत पूछा जाता है। कई बार पूछा गया था, पिछली कक्षा में पूछा गया था कि स्टार्च में कौन सा बॉन्ड लगेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगेगा। कौन सा ग्लाइकोसिडिक? कौन से कार्बन पे? पहले कार्बन पे और चौथे कार्बन पे लगेगा α14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोजन में α14 एंड α16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगता है। लगना तो ग्लाइकोसिडिक ही है, लेकिन कंडीशन ये है कौन से कार्बन पर लगेगा और कौन से कार्बन पर नहीं लगेगा। अब देखिए आगे, सेलुलोज कहाँ लगता है? β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी बीटा पे लगेगा और 1 पहले कार्बन पे और चौथे कार्बन पे लगेगा। ठीक है, याद रखेंगे। देखो यहाँ एक और है, हाइलुरोनिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकान कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों ही ऐसी हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रो का मतलब अलग अलग इनके अणु पाए जाते हैं, इनमें अलग अलग अणु पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, सेलुलोज काइटिन पेप्टाइडोग्लाइकॉन, सेलुलोज काइटिन पेप्टाइडोग्लाइकॉन स्ट्रक्चरल बीटा पॉलीसैकेराइड हैं। क्या हैं? स्ट्रक्चरल क्या हैं? ये पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज भी, काइटिन भी और पेप्टाइडोग्लाइकॉन भी। तब कैसे हैं? सब पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, सभी में क्या होता है? ग्लूकोज वगैरह एकत्रित होता रहता है। स्टार्च कहाँ है? स्टार्च प्लांट स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स है, और ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है। ये हम बता चुके हैं। मतलब जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट एकत्रित होगा उसकी बॉडी में वो ग्लाइकोजन के रूप में होगा, और पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट एकत्रित होगा वो स्टार्च की फॉर्म में एकत्रित होता है। ठीक है,
समझ में आई? नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। देखिए कॉपी पेन साथ रखा करिए और नोट्स बनाइए अच्छा खासा। आगे देखें, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये एनर्जी का मुख्य स्रोत है, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। रिजर्व भोजन के रूप में, है ना, रिजर्व भोजन के रूप में मतलब अभी ज़रूरत नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पा रहे तो रिजर्व के रूप में, स्टार्च के रूप में और ग्लाइकोजन के रूप में ये संचित होता। आगे सेलुलोज और काइटिन के रूप में सेल वॉल बनाता है, मतलब सेल वॉल में एकत्रित होता है सेलुलोज और काइटिन। काइटिन जो होता है तो ये एक, इसका रिटर्न आपने पढ़ा होगा शायद कॉकरोच का। कॉकरोच में काइटिन जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, वो जंतु ऐसा है। कार्बोहाइड्रेट्स दो टेस्ट देता है, एक बेनेडिक्ट टेस्ट एंड फेलिन टेस्ट, ये दो टेस्ट देता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो याद रखिए कभी पूछा जाता है, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकांश पेपरों में कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कैसा कितने प्रकार हैं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट क्या है, कौन से कार्बोहाइड्रेट में कहाँ बॉन्ड लगता है, ये चीज़ें अधिकांश कंपटीशन के लेवल से पूछी जाती हैं। तो ध्यान रखिए कंपटीशन के लेवल से कार्बोहाइड्रेट बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बाद अगला टॉपिक देखते हैं, लिपिड। कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड। अब हम लिपिड की बात करते हैं। तो लिपिड जो दिया था वो डब्ल्यू ब्लोर ने दिया था। किसने दिया था? डब्ल्यू ब्लोर ने दिया था। देखिए, लेकिन लिपिड को याद रखिए ये मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इसका जो वजन होता है वो 750 डाल्टन से लेके 1500 डाल्टन के मध्य होता है। ये अपवाद भी रहता है, लिखा मैक्रो में जाता है और होता माइक्रो है। क्या? वाटर इनसॉल्युबल, समझ रहे हो, जल में घुलनशील है। राइटिंग तो समझ में थोड़ी कम आ रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुन के इसको काम करना। राइटिंग तो ऐसी लिख दी है मैंने, जल्दी जल्दी बनाया है नोट्स को। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि ये जो है कार्बनिक विलायकों में विलय है। मैं हिंदी साथ बोल रहा हूँ, इंग्लिश लिखा हुआ है भाई, देखो दोनों ही मीडियम के बच्चे इसको कवर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे के लिए। लिपिड में, लिपिड किससे मिलकर बनते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन, सेम कंडीशन है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.1 किलो कैलोरी, इसकी क्या होती है? एनर्जी होती है, कैलोरी। और फिजियोलॉजिकल कंडीशन देखें तो 9.03 किलो कैलोरी होती है। अगर 2.25 गुना अधिक कैलोरी देता है ये, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में। कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना की अगर हम बात करें तो 2.25 गुना अधिक कैलोरी देता है लिपिड, ठीक है। आगे देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ फैट, है लिपिड फैट। तो फैट को हमने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से बांटा जरा चेक करेंगे। सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। सिंपल लिपिड क्या होता है? सिंपल लिपिड जो होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड होते हैं। क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड में हम देखें क्या होता है ट्राइग्लिसराइड। 3 फैटी एसिड होंगे इसमें, 1 ग्लिसरॉल होगा, ठीक है। 3 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल जाके क्या बनाता है? ट्राइग्लिसराइड बनाता है और जल के 3 अणु मुक्त होते हैं। ये बात याद रखिए। ट्राइग्लिसराइड एंजाइम, डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, फिर H2O मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, H2 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। इस प्रकार की ये पोजीशन बनती है। ट्राइग्लिसराइड को देखो, फिर डाइग्लिसराइड में चेंज होगा, फिर डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में चेंज होगा, ठीक है। आगे देखिए सिंपल लिपिड के बारे में और देखिए, ट्राइग्लिसराइड देख लिया। अब यहाँ 2 कंडीशन बन सकती हैं, एक तो बन सकती है सैचुरेटेड और एक बन सकती है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त और ये होता है संतृप्त। संतृप्त की बात देखिए कौन कौन, जो सिंगल बॉन्डेड है वो सैचुरेटेड है और जो डबल और ट्रिपल है वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, 1-2 बार पढ़ा भी होगा हाइड्रोकार्बन में कि सिंगल बॉन्डेड कैसा होता है, डबल बॉन्ड कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसा। ये मैं एक दिन क्लास पढ़ाऊँगा हाइड्रोकार्बन की, आप उसको देख लीजिएगा कहाँ सिंगल बॉन्ड कैसे लगता है, डबल बॉन्ड किस प्रकार से लगता है और कैसे लगना चाहिए। एग्जाम्पल देखें हम इसका, सिंगल बॉन्ड पामिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड और पॉलीरिस्टिक एसिड, प्लाइरिस्टिक एसिड बोल सकते हैं, पॉली नहीं बोलेंगे, प्लाइरिस्टिक एसिड।
सॉलिड या सेमी सॉलिड में ठोस भी होते हैं, अर्ध ठोस भी कहे जाते हैं। और ये सब कैसे लिपिड हैं? ये सभी एनिमल लिपिड के नाम से जाने जाते हैं। अब अनसैचुरेटेड एसिड को, ये सब ओलिक एसिड हैं। जैसे ओलिक एसिड की आवाज़ देंगे लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, है ना, आयोडीनिक एसिड, ये सब कैसे लिपिड हैं? ये सब सब्जियों में पाए जाते हैं, अर्थात वेजिटेबल लिपिड। याद रखिए जितने भी ओलिक एसिड हैं वो सब कैसे? अनसैचुरेटेड है। लिनोलेनिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड ये एसेंशियल होते हैं, इनकी आवश्यकता होती है, अर्थात इन्हें बाहर से लेना आवश्यक होता है। अधिक सैचुरेटेड लिपिड्स जो है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना, अधिक सैचुरेटेड लिपिड है, लेकिन इससे रो हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस रो हो जाता है इससे, ठीक है, याद है, अधिक सैचुरेटेड है ये। अगला पॉइंट देखिए, एनिमल लिपिड का या सिंपल लिपिड का जब ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल के रूप में, मैंने दोबारा समझिए, एनिमल लिपिड जो होती है का सिंपल लिपिड का जब ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल के रूप में डिपोजिशन होने लगता है, डिपोजिशन जमा होने लगता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में, तो इसको एथेरोस्क्लेरोसिस या एंजियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एक प्रकार का ये डिसीज शुरू हो जाता है, एंजियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस। समझ में आई बात? लिपिड जो है बॉडी में जमा होने शुरू हो जाते हैं तब। ये सिंपल लिपिड की बात होगी। अब बात करें हम कॉन्जुगेटेड लिपिड। कॉन्जुगेटेड लिपिड कैसे बनता है? सिंपल लिपिड प्लस सिंपल लिपिड बराबर कॉन्जुगेटेड लिपिड। इन दोनों को सिंपल लिपिड को जो दोनों को आप एडिशन दोगे तो इनके बीच में बॉन्ड पाया जाएगा, उस बॉन्ड को कहते हैं एस्टर बॉन्ड। और एस्टर बॉन्ड ये कार्य कराने के लिए सक्षम रहता है, ठीक है। आगे देखें, हमने ये लिखा है कॉन्जुगेट फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, ये सब स्ट्रक्चर प्लाज्मा में, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या बनाते हैं? संरचना बनाते हैं। आगे देखिए, ड्राइव्ड लिपिड, सिंपल और कॉन्जुगेटेड लिपिड, तो ड्राइव्ड लिपिड इनकी तैयार की जाती है। सिंपल मिला दिया हमने, और सिंपल को कॉन्जुगेटेड मिला दिया, तो इस प्रकार के लिपिड को ड्राइव्ड लिपिड कहा जाता है। एग्जाम्पल हम लिखें, एग्जाम्पल देखें, सेक्स हार्मोन्स, एड्रिनल कार्टेक्स है ना, एड्रिनल कार्टेक्स है, सेंट्रोकोस्टेरॉइड है, विटामिन ए डी ई के हैं, सब ड्राइव्ड लिपिड में आती हैं। टर्पीन है, कोलेस्ट्रॉल है ना, और कोसोनॉइड है, ये सब क्या है? ड्राइव्ड लिपिड है। अब हम कोलेस्ट्रॉल की हम बात करते हैं। कभी आपने देखा होगा कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल बेकार है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ क्यों रहा है, गुड कंडीशन क्या है, बैड कंडीशन क्या है। नॉर्मल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल को लेके, तो देखिए क्या है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल कंडीशन दो होती है, एक तो होती है नॉर्मल 50%, नॉर्मल 20%। 20% है तो बेकार है, बैड कंडीशन कम है, गुड कंडीशन ज़्यादा है। अगर नॉर्मल 50% है तो गुड कंडीशन ख़राब है, और बैड कंडीशन ज़्यादा है। तो इसको LDL, इसको HDL, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब प्रोटीन क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की, यानी कि तो ये गुड वाली कंडीशन है। हाई HDL है तो ठीक है, LDL है तो घातक सिद्ध होता है। याद रखना, गुड और बैड में फ़र्क। 50% नॉर्मल तो है, लेकिन वो गुड में नहीं जाएगी, बैड में जाएगी, बैड ज़्यादा हो गई, इसलिए 20% तक लिपिड कारगर है। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन, अरे गलत लिख गया जल्दबाजी में। फंक्शन ऑफ लिपिड क्या है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब पहला तो कार्बोहाइड्रेट था, दूसरा क्या है? सेकेंडरी सोर्स। रिजर्व फूड का काम करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, रेगुलेटर करता है, मेंटेन करता है, यही लिपिड। बच्चों में ब्राउन फैट पाया जाता है ना। इंसुलेटर का भी काम करता है, जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है। ये पूछा जाएगा कौन सा फैट बच्चों में रेगुलेट करता है, तो वो कौन सा है? ब्राउन फैट। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड की मुख्य भूमिका जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए होती है। देखिए प्रिय छात्रों, इसमें मैंने कंपटीशन के लेवल से कार्बोहाइड्रेट को भी अच्छे से पढ़ा दिया, लिपिड को भी अच्छे से पढ़ा दिया है, और प्रोटीन की क्लास में पहले ले चुका हूँ, मैंने पढ़ा दिया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, विटामिन मैंने एक क्लास और पढ़ाया है, वो मेरी क्लास देख लेना विटामिन की। तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन, प्रोटीन, ये मैंने करा दिए हैं।
और आगे आने वाली क्लास में मैं एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाऊँगा और एनिमल फिजियोलॉजी में जो मेरा पार्ट रहेगा वो सबसे पहले मैं उसको डाइजेशन वाले पार्ट को लूँगा, डाइजेशन पढ़ाऊँगा। एक ही वन शॉट में मैं इसको ख़त्म करूँगा, जिससे एक ही लेक्चर में पूरा जो भी टॉपिक लिया जाए पूरी तरह से समाप्त हो जाए। ठीक है, ओके। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।